मैं हूं मनोज कुमार प्रोटेस्ट। आज का विषय है कि क्या कश्मीर से 370 धारा हटाए जाने के पश्चात कश्मीर का समुचित विकास हो सकता है या हो रहा है। मित्रों, अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। बंधुओं, वर्तमान मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला के तहत जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिया गया। यह बड़ा ही नाटकीय ढंग से हुआ। यह काम निश्चय ही बहुत बड़े हिम्मत वाला काम है। और जब ही 370 धारा निरस्त किया गया, जम्मू कश्मीर अब भारत का पूर्ण रूपेण अभिन्न अंग बन गया। और इस कार्य के लिए मोदी सरकार को निश्चय ही जितना भी सराहना किया जाए कम ही है, क्योंकि विगत 70 साल से अधिक समय तक चाहे जिनकी भी सरकारें रही, हिम्मत नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा सकें। क्योंकि उन्हें भय था कि जिस 370 धारा को हटाने की बात तो दूर, अगर उसको छूने का भी कोशिश करें तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, रक्तपात होगा। अब जब जम्मू कश्मीर का जो 370 धारा और 35 से निरस्त हो गया और निश्चय ही जम्मू कश्मीर अब भारत का पूर्ण रूपेण अभिन्न अंग बन गया, तो क्या अब जम्मू कश्मीर का समुचित विकास हो पाएगा? दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल से बात आगे बढ़ाते हैं। हम झारखंड प्रदेश को लेते हैं। झारखंड प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ के भूगर्भ में अकूत खनिज संपदा है और उतना ही वन संपदा भी भरे पड़े हुए हैं। और स्टार्टिंग से ही झारखंड जब बिहार के साथ था तो भारत का अभिन्न अंग है। आज तक क्या झारखंड प्रदेश जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा हुआ है, इतना बड़ा धनाढ़ प्रदेश का समुचित विकास हो पाया? भाइयों एवं बंधुओं, बुद्धिजीवियों, नौजवान साथियों, मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश का विकास तभी माना जाएगा जब उस प्रदेश में रहने वाले मैक्सिमम लोग का जो इनकम है इतना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास आसानी से व्यवस्था कर लेते हैं। पर क्या ऐसा है झारखंड में? नहीं। आज भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कम से कम 29% लोग बेरोजगार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। कितना हास्यास्पद बात है। जिस प्रदेश में इतना संपदा है कि पूरे भारतवर्ष को जो औद्योगिक आवश्यकताएं हैं, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, अब्रक वगैरह पूरा करने में सक्षम है, उस प्रदेश के अगर 29 से 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे रखते हैं, 70 साल से ऊपर हो गए, समझ सकते हैं कितना विकास हुआ। और यहाँ की मैक्सिमम आबादी बाहर पलायन करने के लिए मजबूर है, मजदूर के रूप में बाहर जाकर काम करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि इस प्रदेश में जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं
उस पर इस प्रदेश की जो जनता है, समाज है, उसका डायरेक्ट अधिकार नहीं है। सारा अधिकार केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसकी पॉलिसी है कि कंपनियों को, बड़े बड़ी कंपनियों को टेंडर दे करके और प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कराती हैं। और कंपनियां इससे संबंधित वहीं पर उद्योग लगाती हैं जहां पर लगाने से उनको अधिक से अधिक बेनिफिट, अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। और रोजगार अपने मन मुताबिक लोगों को देते हैं। सरकार को चाहिए रिवेन्यू, अब बदले में इस प्रदेश के लोगों को उसी खनिज संपदाओं से जो तैयार माल हैं वे इतने महंगे दर पर मिलते हैं कि ये बेचारे खरीद नहीं पाते हैं। मतलब मानो ऐसा है कि सामने तरह तरह स्वादिष्ट पकवान से भरा हुआ थाल रखा हुआ है, पर खाने का अधिकार नहीं है। केवल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सामने तरह तरह पकवान से भरा हुआ थाल रखा रहे, अब खाने का अधिकार नहीं, केवल देख सकते हैं कैसा बीतता है। यही स्थिति झारखंड प्रदेश की है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का भी यही हालत होने वाली है। अब वहाँ पे कोई भी जाकर बस सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, कोई भी कंपनी वहाँ पर उद्योग लगा सकती हैं, जो भी वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी हैं, उनका दोहन कर सकती हैं और वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए उससे संबंधित कई भी फैक्ट्री लगा सकती है। सरकार भले ही दलील दे रही है कि अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया, लोग वहाँ पर आएंगे, जाएंगे, बसेंगे, उद्योग लगेंगे, फैक्ट्री लगेंगे, तो वहाँ के लोगों का जीवन जो है सुखमय होगा, रोजगार मिलेगा, समरसता आएगा। लेकिन यह महज एकमात्र सिद्धांत है। तो इस संबंध में प्रौद्ध का क्या दृष्टिकोण है? बंधुओं, प्रौद्ध का सीधा दृष्टिकोण है कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी का विकास करने के लिए उस क्षेत्र के जो भी संसाधन है उस पर पूरा अधिकार समाज का होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में प्रौद्ध प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार का जो दृष्टिकोण है वह इस प्रकार है। उनका कहना है कि एक फार्मूला उन्होंने दिया, कजाहिल, अर्थात कश्मीर, जम्मू, अरुणाचल, हिमाचल और लद्दाख, ये 5 जो प्रदेश हैं, पांचों प्रदेश को मिलाकर के अगर एक सामाजिक आर्थिक इकाई, सोशियो इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए और इस सोशियो इकोनॉमिक जोन को स्वतंत्रता दी जाए कि आपके क्षेत्र में जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग, सदुपयोग, अधिकतम उपयोग आप खुद ही प्लानिंग करके करें, तो निश्चय ही उस क्षेत्र के लोगों को 100% रोजगार मिलेगा और इतना उनको इनकम होगा कि उनकी क्रय क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और स्वावलंबी होंगे। और किसी भी क्षेत्र की जो आम पब्लिक है स्वावलंबी हो जाएगा, तो फिर क्या जरूरत है उसको हथियार उठा करके मार काट, हत्या, चोरी डकैती करने का। दोस्तों, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सच्चाई को स्वीकार करे या न करे, पर सच्चाई यही है कि अभाव के कारण ही लोग चोरी, डकैती, हत्या, गुंडागर्दी, आतंकवादी बनते हैं। जितना भी असामाजिक काम लोग करते हैं, मैक्सिमम 99% अभाव के कारण करते हैं। बाकी 1% अपने मनोवृत्ति के बीमारी से ग्रसित होकर के करते हैं। तो
बिना इसके संभव नहीं है समाधान। अब सवाल उठता है कि इस व्यवस्था के तहत चाहे किसी का भी सरकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी की जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी से गाइडेड है। इस व्यवस्था में है कि जिसके पास जितना मानसिक बल है, जितना आर्थिक बल है, जितना शारीरिक बल है, जितना बुद्धि है, उसके आधार पे, उसके अनुसार पे भौतिक संपदा को अधिक से अधिक जमा कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस तो जंगल तंत्र हो गया, जंगल राज हो गया। हाँ दोस्तों, यह जंगल राज ही है, जंगल तंत्र है। और इस जंगल राज में किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र के लोगों को न 100% एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और न ही इतना इनकम हो सकता है कि उसका जीवन सुखी बन सके। तो इस जो व्यवस्था है इसको परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करने के लिए एक बढ़िया विकल्प के छत्र छाया में आकर के एक जबरदस्त आंदोलन की आवश्यकता है, क्रांति की आवश्यकता है। और यह काम आज के जो युवा पीढ़ी है, छात्र छात्राएं हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, यही कर सकते हैं। तो ये जो दुर्व्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो मनुष्यों को भिखारी बनाता है, इसी के अगेंस्ट में जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था आया था वो तो मनुष्यों को हैवान बनाता है, क्योंकि वो धर्म का ही विरोध करता है, मतलब धर्म अभिन्न है। पूंजीवाद तो धर्म का सपोर्ट करता है, लेकिन धर्म का भी इस्तेमाल करता है अपने स्वार्थ सिद्धि में। इसका उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम लोग भिखारी रहेंगे तो इनका शोषण चक्र निर्बाध गति से चलता रहेगा। तो ये जो व्यवस्था है जिसके चलते सामाजिक ताना बाना अस्त व्यस्त हो गया है, मनुष्य पशु की तरह जीवन बिता रहा है, इसको तोड़ने के लिए मजदूर, किसान, छात्र छात्राएं, नौजवान और बुद्धिजीवी वर्ग सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। एक सर्वमान बढ़िया विकल्प के साथ। तो आज के ज़माने में प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी अर्थात प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रौत, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन है, यह गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी, आधार पर आधारित है। इसके छत्र में छाया में आकर के सबको एक साथ आंदोलन करना पड़ेगा। वैचारिक आंदोलन भी जरूरी है और अति आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बंधुओं, प्रौत कहता है कि हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अहिंसा को अगर जो दुश्मन है वो कमजोरी समझे, तब वहाँ पे हिंसा का भी सहारा लेना नाजायज नहीं है। टिट फॉर टैट। एक प्रॉटिस्ट आप सबों से आह्वान करता है कि कब तक नारकीय जीवन व्यतीत करते रहोगे, कब तक इनके टुकड़े पर पलते रहोगे। पहले तो भिखारी बनाते हैं, इसके बाद चंद टुकड़े हमारे आगे डाल देते हैं, हाँ ऊपर से अपना मैसेज देते हैं कि मैं तो रहम दिल वाला हूँ, मैं तो गरीबों को सेवा करने वाला हूँ। गरीबी उन्मूलन के नाम पे गरीबों से
उनको चंद पैसे दे करके, चंद पैसे के लालच दे करके, शराब पिला करके, दुर्व्यसन के गर्त में डाल करके वोट लेते हैं और जब ही कुर्सी पर बैठते हैं राजनेता, शहंशाह बन जाते हैं। 5 साल तक जनता के हित में कुछ नहीं करते हैं, केवल करते उन्हीं के हित में, ईमानदारी से, जो उन्हें इलेक्शन फाइट करने के लिए पैसा देते हैं, अर्थात चंद अरबपति और करोड़पति लोग के लिए। यह नहीं चलेगा, लेकिन तब तक चलते रहेगा जब तक आप सोते रहेंगे। सोने से काम तो नहीं चलेगा, जागना पड़ेगा, संग्राम करना पड़ेगा, अनवरत संग्राम करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और जान लो, पाप शक्ति के विरोध में अगर कोई व्यक्ति संग्राम नहीं करता है तो कायर है, पशु से भी गया गुजरा है। कहा जाता है कि उसको नरक में भी जगह नहीं मिलता है, क्योंकि नरक में भी उसी को जगह मिलता है जिसमें दम है। तो नमस्कार, धन्यवाद।